टक्कर शुद्ध जल अध्याय 127। हम सब पर हमला हुआ था। अगर दिनेश नहीं होता तो हम पूरी तरह खत्म हो जाते। सुमी की आवाज़ में गुस्सा था, उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। वे ब्लैक क्रो 4 नाम के ठगों का गिरोह था जो खास तौर पर क्षमता धारकों का शिकार करते थे। उनमें से एक के पास ज़ॉम्बी को भगाने की शक्ति लगती थी। उस रात जब हमारे सभी काफिले फैक्ट्री पर जमा थे तो उन्होंने हमें निशाना बनाया। वे हम सबको मिटा देना चाहते थे। बाद में दिनेश और बड़ी दाढ़ी के काफिले ने उनका पीछा करते हुए उन्हें पिंग आज झील तक खदेड़ा, लेकिन बड़ी दाढ़ी के दल को भारी नुकसान उठाना पड़ा और दिनेश के एक आदमी सोमन की भी वहीं मौत हो गई। इससे भी बुरा ये कि रेडियो रिपोर्ट के अनुसार वे चारों कमीने भाग निकलने में कामयाब रहे। धिक्कार है, उसकी हताशा साफ झलक रही थी। स्पष्ट रूप से उस ज़ॉम्बी झुंड के हमले में उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। राघव के चेहरे पर भाव बदल गए क्योंकि उसने जानकारी को समझा। तो उस ज़ॉम्बी झुंड का चिराग से कोई लेना देना नहीं था। उसकी किस्मत सचमुच खराब थी। एक ही समय में वह दो बड़ी विपत्तियों के बीच फंस गया था। सोमन। राघव को वह नौजवान याद आया जिसने उस रात उन्हें रामपुरहाट शहर से रास्ता दिखाया था और सतर्क रहने की चेतावनी भी दी थी। उसने आह भरी, थोड़ा पछतावा महसूस किया। हाँ, वे लोग पूरे पागल थे। राघव ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि वह रात उसके मूल विचार से भी कहीं अधिक खतरनाक थी। उसने न केवल बमुश्किल अपनी जान बचाई थी बल्कि अनजाने में नए दुश्मन भी बना लिए थे। ठीक है, तुम्हें किसी और से भी मिलना चाहिए। सुमी को अचानक कुछ याद आया और उसने सड़क के किनारे खड़ी एक बड़ी भारी भरकम संशोधित गाड़ी आर.वी. की ओर इशारा किया। राघव को आश्चर्य हुआ। गाड़ी के बगल में एक बीच अम्ब्रेला समुद्री छाता लगा हुआ था। उसके नीचे एक नौजवान धूप का चश्मा पहने एक समुद्र कुर्सी पर आराम से बैठा चाय की चुस्की ले रहा था। उसके बगल की छोटी मेज पर एक सुरुचिपूर्ण चाय का सेट और विभिन्न प्रकार के बिस्कुट रखे थे। यह आरामदायक, लापरवाह दृश्य उनके आसपास के बचे हुए लोगों के गंभीर माहौल से बिल्कुल विपरीत था। ये कौन है? शरणार्थी जैसा तो नहीं लगता, बल्कि छुट्टी पर आया कोई व्यक्ति लगता है, राघव ने टिप्पणी की। ये प्रोजेश है, सुमी ने समझाया। वह अकेला बचकर निकलने वाला व्यक्ति है, एक अकेला काफिला। हम उससे राज बिग गाय में मिले थे और उसने सिंगूर शहर की यात्रा में हमारी काफ़ी मदद की है। वह रुक गई, फिर जोड़ा, उसकी क्षमता बहुत शक्तिशाली है। वह भयानक संस्थाओं एरी एंटिटीज को अकेले संभाल सकता है। राघव ने अपनी भौहें चढ़ाईं और उस व्यक्ति की ओर देखा। ठीक तभी प्रोजेश ने अपना धूप का चश्मा थोड़ा नीचे किया, राघव पर नजर डाली और लापरवाही से हाथ उठाकर अभिवादन किया। हाय टिल्ड। राघव ने बदले में सिर हिलाया, लेकिन उस व्यक्ति ने तुरंत रुचि खो दी और अपनी चाय पर लौट आया। कुछ परिचय और हल्की फुल्की बातचीत के बाद राघव को वहां मौजूद काफिलों के समूहों की एक मोटी समझ मिली। पुराने दिग्विजय के क्रॉलर ट्रक विशेष रूप से प्रभावशाली थे। 6 जोड़े बड़े ऑफ रोड पहिए, मोटी कवच प्लेटिंग और यहां तक कि निगरानी मीनारें भी। बाहरी हिस्से पर एक शानदार धूप का चश्मा लोगो और आयरन फोर्स क्लान शब्द पेंट किए गए थे। तो आप सब यहाँ क्यों फंसे हुए हैं? राघव ने सीधा सवाल किया। सुमी और प्रीतम ने एक दूसरे को देखा, फिर सुमी ने गंभीरता से जवाब दिया। शहर के अंदर एक विशाल भयानक संस्था है। राघव चौंक गया। क्या तुम उस विशाल जेलीफिश की बात कर रही हो? तुम उससे मिले थे? सुमी ने चौंक कर पूछा। राघव ने छिपाया नहीं। हाँ, जब मैं राज बिग गाय पार कर रहा था। सौभाग्य से मैं उससे बच निकला। तो तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। पुराने दिग्विजय मुस्कुराए, अपना धूप का चश्मा ऊपर करते हुए। जब आयरन गार्ड बटालियन भी उस चीज से टकराई तो उन्हें पीछे हटना पड़ा था। अगर हम उसे देखते हैं तो हम केवल भाग ही सकते हैं। प्रीतम ने आगे कहा, इसके अलावा सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। पूरा शहर ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है और बर्फ और पाला पड़ने से गाड़ी चलाना असंभव हो गया है। इसीलिए हमने रेलवे ट्रैक पर जाने का फैसला किया। स्पेसपोर्ट की ओर जाने वाली ट्रेनों का पीछा करना सबसे अच्छा दांव लगा। हमारे वाहन उबड़ खाबड़ इलाके के लिए बने हैं, इसलिए हम इसे संभाल सकते हैं। और शहर में कोहरा भी है, सुमी ने गंभीर रूप से जोड़ा। इसकी वजह से हमने कई अन्य काफिलों से संपर्क खो दिया है। इसीलिए हम आगे बढ़ने से पहले अधिक से अधिक बचे हुए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट रुको, राघव ने बीच में टोका। तुमने उन जेलीफिश कहा, मतलब एक से ज्यादा? सुमी ने उसे अजीब तरह से देखा। बेशक, निश्चित रूप से एक से अधिक हैं, लेकिन राज बिग गाय में मौजूद बड़ी भयानक संस्था के विपरीत कोहरे में मौजूद संस्थाएं बहुत छोटी हैं। प्रीतम ने कंधे उचकाए। शायद वे उसकी संतान हैं। किसी भी तरह से हमने शहर के अंदर उनमें से कई को देखा है। राघव ने धीरे से सिर हिलाया। इससे बहुत कुछ स्पष्ट होता है।
ठीक है, चढ़ाई मार्ग अभी भी चालू है। हम रेलवे ट्रैक का अनुसरण कर सकते हैं। मैं अपनी ट्रेन से आगे बढ़ूंगा और आप सब पीछे पीछे आ सकते हैं। इस तरह अगर कुछ बुरा होता है तो हमारे पास ज़्यादा मारक क्षमता होगी। तैरती हुई भयानक संस्थाओं ने राघव को बेचैन कर दिया। उसकी अनंत रेलगाड़ी में ठोस सुरक्षा थी, लेकिन उसकी मारक क्षमता अभी भी कम थी। जब तक वह 1130 CIWS को इकट्ठा नहीं कर लेता, वह लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। राघव की योजना सुनकर सुमी की आंखें चमक उठीं। यह एकदम सही है कैप्टन राघव, आपकी ट्रेन के आगे होने से हमारे अवसर बहुत बढ़ जाएंगे। हालांकि पुराने दिग्विजय को राघव की ट्रेन में अधिक रुचि थी। वह अनंत रेलगाड़ी की पूरी लंबाई के साथ टहलते रहे, हर विवरण को देखते रहे। अंत में वह रुके और सहमति में सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास अंतर महाद्वीपीय श्रेणी का परमाणु शक्ति वाला इंजन भी होगा, उन्होंने सोचा। तुम्हारी ट्रेन में कितने यात्री हैं? 10 से कम, राघव ने ईमानदारी से जवाब दिया। इस पर तीनों काफिला प्रमुखों ने उसे अजीब तरह से देखा। प्रीतम ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। 10 से कम लोग, और तुम इतनी बड़ी ट्रेन चला रहे हो, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सुमी ने संदेहपूर्वक जोड़ा, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारी ट्रेन में हर कोई प्रोजेक्ट जितना ही मजबूत है? राघव हंसा, ऐसा नहीं है, मेरे पास कुछ सामान्य लोग भी सवार हैं। मैं अभी भी उपयुक्त साथियों की तलाश में हूँ, लेकिन अब तक मुझे इंसानों से ज़्यादा राक्षस मिले हैं। बस यहाँ तक जिंदा पहुँच जाना ही काफ़ी सौभाग्य की बात है। इन शब्दों पर सुमी चुप हो गई। लोगों से ज़्यादा राक्षस, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। हर जगह ज़ॉम्बी और भयानक संस्थाओं के छिपे होने के कारण किसी जीवित व्यक्ति से मिलना दुर्लभ था। यहाँ तक कि दिनेश ने जो अलाव सभा आयोजित की थी, जहाँ कुछ काफिले आपसी समर्थन के लिए एक साथ आए थे, वह भी किस्मत का एक दुर्लभ संयोग था। यही कारण था कि सुमी एक अजनबी की तुलना में राघव पर अधिक भरोसा करती थी। वे पहले भी एक साथ बच चुके थे। ठीक है, ये तय हो गया। पुराने दिग्विजय ने अपनी उंगलियां चटकाईं। राघव की ट्रेन आगे बढ़ेगी और मैं पीछे का कवर करूंगा। मेरे ट्रकों को कम मत समझना, वे मारक क्षमता से भरे हुए हैं। वैसे कैप्टन राघव, सुमी अचानक अपनी ट्रक की ओर वापस गई, एक डिब्बा निकाला और उसे राघव को सौंप दिया। पिछली बार तुमने मेरा जल शोधक वाटर प्योरीफायर ठीक किया था और मैंने तुम्हें केवल एक डिब्बाबंद भोजन दिया था। मुझे इस बात का बुरा लगा। चूंकि हम फिर से मिले हैं, इसे ले लो, ये तुम्हारे काम आएगा। ये रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर मेम्ब्रेन का एक सेट है। वह मुस्कुराए। इनके साथ हमारे शोधक अब स्तर 2 शुद्ध जल का उत्पादन कर सकते हैं। हमें इसे उबालने की भी ज़रूरत नहीं है, गुणवत्ता पीने के लिए सुरक्षित है। हमारे समूह के 100 से अधिक लोग इसे बिना किसी समस्या के पी रहे हैं। ठंडा पसीना जल शोधक, राघव को बक्सा लेते हुए आश्चर्य हुआ। लेवल 2 शुद्ध जल मानक, ये फेडरेशन फीनिक्स का मानक है ना? हाँ, प्रीतम ने पुष्टि की, एक चांदी के रंग का डिटेक्शन डिवाइस बाहर निकालते हुए। यह उनके शोध श्रेणी के उपकरणों में से एक है, जिसमें सोल वेव डिटेक्टर भी शामिल है। हमने सिल्वर स्टार पर इसके बदले में भयानक रक्त क्रिस्टल का व्यापार किया था। उस ट्रेन ने फीनिक्स के मोबाइल बचाव केंद्रों से बहुत सारे सामान जमा किए थे, जिसमें कुछ हल्के औद्योगिक विनिर्माण उपकरण भी शामिल थे। हमारे पुराने उपकरणों की तुलना में ये बहुत अधिक सटीक है। उसने आगे कहा, स्पेसपोर्ट पर फेडरेशन फीनिक्स के कर्मी तैनात होने चाहिए, पर मुझे यकीन नहीं है कि हम उनसे व्यापार कर सकते हैं या नहीं। राघव ने एक पल सोचा, फिर अपनी ट्रेन में वापस गया और ऑनबोर्ड प्यूरीफायर से एक कप पानी भरकर बाहर निकला। भाई प्रीतम, इसे मेरे लिए टेस्ट करो। प्रीतम ने सिर हिलाया। क्या ये तुम्हारी ट्रेन के जल शोधन प्रणाली से है? ठीक है, मैं जांच करता हूँ। उसने लापरवाही से चांदी का डिटेक्टर कप में डाल दिया। कुछ सेकंड बाद डिवाइस पर एक हरी बत्ती चमकी। राघव ने सोचा कि इसका मतलब है कि परीक्षण पूरा हो गया है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए प्रीतम, सुमी और बूढ़े दिग्विजय सभी जम गए। उनके चेहरे बुरी तरह से बदल गए। लेवल 1 शुद्ध जल, क्या? बूढ़े दिग्विजय ने अपने धूप का चश्मा नीचे किया, उनके चेहरे पर अविश्वास भरा था। बच्चे, क्या तुमने अभी अभी इस पानी को आस्वन किया है? नहीं, राघव ने भ्रमित होकर जवाब दिया। ये बस प्यूरीफायर से फिल्टर किया गया है। प्रीतम और सुमी ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। यह असंभव है, प्रीतम ने कहा। यहाँ तक कि सबसे उच्च स्तरीय प्यूरीफायर भी पानी को केवल लेवल 2 तक ही शुद्ध कर सकते हैं। जब तक तुम इसे तुरंत आस्वन डिस्टिल न करो, यह 1 घंटे के बाद स्वाभाविक रूप से खराब हो जाता है। ये किसी भी तरह से लेवल 1 शुद्धता पर नहीं रह सकता। क्या ये सच है? राघव ने माथे पर बल डाला। जांच करने के लिए वह पूनम की ओर मुड़ा। मिस पूनम, मेरे लिए सीलबंद पानी की एक बोतल लाना।
उसने सिर हिलाया और जल्दी से पीने के पानी की एक बिना खुली बोतल ले आए। राघव ने कुछ पानी एक नए कप में डाला और प्रीतम को सौंप दिया। ये काम नहीं करेगा, प्रीतम ने परीक्षण करते हुए कहा। यहाँ तक कि सीलबंद बोतलबंद पानी भी नाइटफॉल संक्रमण के प्रभावों से बच नहीं सकता। निश्चित रूप से। डिवाइस एक पीली बत्ती से जल उठा। देखो, हरा लेवल 1 है, पीला लेवल 2 है और नारंगी या लाल का मतलब है कि पानी पीने के लिए पूरी तरह से असुरक्षित है। राघव के माथे पर बल पड़ गए। तो यहाँ तक कि सबसे साफ फैक्ट्री सीलबंद पानी भी नाइटफॉल से दूषित हो गया था, फिर भी किसी तरह उसकी ट्रेन के जल शोधक ने बोतलबंद पानी से भी अधिक शुद्ध पानी उत्पन्न किया। यह क्या बकवास है? अगर पानी 1 घंटे के बाद दूषित हो जाता है तो उसके सिद्धांत की पुष्टि करने का केवल एक ही तरीका था, उसे अपने प्यूरीफायर से बोतलबंद पानी को फिल्टर करने की ज़रूरत थी, फिर 1 घंटे तक इंतजार करना था। अगर पानी लेवल 1 पर बना रहा तो इसका मतलब था कि भयानक घन एयरी क्यूब वास्तव में नाइटफॉल संक्रमण को रोक रहा था। कैप्टन राघव, तुम्हारे प्यूरीफायर का मॉडल क्या है? ये सीधे लेवल 1 शुद्ध जल कैसे बना पा रहा है? प्रीतम और सुमी की आंखों में जिज्ञासा जल रही थी। भले ही पानी उबालने से उसकी सुरक्षा में सुधार हो सकता था, लेकिन वह कभी भी लेवल 1 शुद्धता तक नहीं पहुंचेगा। केवल आसवन ही इसे हासिल कर सकता था, लेकिन आसवन में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी, जिससे अधिकांश काफिलों के लिए यह अव्यावहारिक हो जाता था। अधिकांश बचे हुए लोगों के लिए, जब तक उनका पानी पीने योग्य था और उन्हें मार नहीं डालेगा, वे लेवल 2 शुद्ध जल से ही संतोष करने को तैयार थे। फिर भी राघव का प्यूरीफायर यह आसवन को पूरी तरह से बाईपास कर सकता था और फिर भी लेवल 1 पानी उत्पन्न कर सकता था, जिसका अर्थ था कि वह कभी भी कहीं भी सबसे साफ पानी पी सकता था। ये सिर्फ उन्नत उपकरण नहीं था, ये सर्वनाश में एक विलासिता थी। उनके उत्सुक भावों को देखकर राघव ने स्पष्ट रूप से कहा, यह मुझे रास्ते में मिला था। फिर कुछ देर रुककर उसने जोड़ा, लेकिन मेरे पास अतिरिक्त इकाइयाँ हैं। अगर तुम एक चाहते हो तो मैं भयानक रक्त क्रिस्टल के बदले में व्यापार करने को तैयार हूँ। इन प्यूरीफायरों को बनाना राघव के लिए खास मुश्किल नहीं था। उन्हें अपने पास रखने का कोई खास मतलब नहीं था। इसके बजाय वह उन्हें अधिक रक्त क्रिस्टल के बदले में विनिमय कर सकता था, जो जीवित रहने और ताकत के लिए कहीं अधिक मूल्यवान थे। वर्तमान में इन्फिनिट ट्रेन में केवल 2 रक्त क्रिस्टल थे, उसके पास फालतू देने के लिए कोई नहीं था। गंभीरता से प्रीतम की आंखें चमक उठीं। तुम्हारे पास कितने हैं? 2, राघव ने जवाब दिया। लेकिन मुझे पहले उन्हें अलग करना होगा। 2, तुम किस्मत वाले कमीने, बूढ़े दिग्विजय ने सीटी बजाए। 1 के लिए तुम्हें कितने रक्त क्रिस्टल चाहिए? प्रीतम और सुमी ने एक दूसरे को देखा। हमारे 2 काफिले एक प्यूरीफायर साझा कर सकते हैं, सुमी ने सुझाव दिया। इस तरह हमारे पास कुल 3 प्यूरीफायर होंगे, जो पर्याप्त है। लेकिन हमारे पास ज़्यादा रक्त क्रिस्टल नहीं है, केवल छोटे वाले। मैंने सुना है कि बड़े भयानक जीव बड़े क्रिस्टल गिराते हैं, पर हम उन्हें संभाल नहीं सकते। 100 जीवित बचे लोगों का एक लेवल 1 प्यूरीफायर और 2 लेवल 2 प्यूरीफायर साझा करना पर्याप्त से अधिक था। उनकी प्राथमिकता बच्चों और घायलों को सबसे शुद्ध पानी देना था, जिससे उनमें नाइटफॉल संक्रमण का खतरा कम हो सके। प्रीतम ने 5 छोटे रक्त क्रिस्टल निकाले, जिनमें से कुछ दूसरों से व्यापार किए गए थे। राघव ने उनकी जांच की। वे लेवल 1 भयानक रक्त क्रिस्टल थे, जो संभवतः लाल कनखजूरा, कोहरा मकड़ी या 3 सिर वाले राक्षस के स्तर के जीवों से थे। उनके काफिले की ताकत का उसका आकलन बढ़ गया, वे कमजोर नहीं थे। स्पष्ट रूप से एक बड़ी टीम होने का एक प्रमुख फायदा था। ठीक है, राघव सहमत हुआ। एक प्यूरीफायर के लिए 3 क्रिस्टल, सौदा पक्का। प्रीतम और सुमी तुरंत सहमत हो गए और 3 रक्त क्रिस्टल सौंप दिए। बिना किसी हिचकिचाहट के बूढ़े दिग्विजय ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक धातु का केस बाहर निकाला। अंदर 4 रक्त क्रिस्टल थे। जैतून, ऑलिव और बाकी लोगों के पास साफ पानी हो इसके लिए, उसने कर्कश स्वर में कहा। मैं भी एक ले रहा हूँ। राघव ने सिर हिलाया और कुल 6 रक्त क्रिस्टल स्वीकार किए। वह इन्फिनिट ट्रेन में लौटा और लगभग 10 मिनट बाद वह और राज 2 बड़े प्यूरीफायर बाहर लाए। एक क्लास सबक्रिटिकल रिवर्स ऑस्मोसिस प्यूरीफायर सुमी के मूल वाले की तुलना में काफ़ी भारी था। जैसे ही इसे बाहर लाया गया, दर्जनों काफिले के सदस्य अचंभे से भरकर चारों ओर जमा हो गए। हे भगवान, ये चीज़ हाईटेक लग रही है। ये तो टॉप टियर फेडरेशन उपकरण होना चाहिए। मैं शर्त लगाता हूँ कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। प्रीतम और सुमी ने समय बर्बाद नहीं किया। उनकी टीमों ने सावधानीपूर्वक प्यूरीफायर को उनके भारी ट्रकों पर लोड किया, जहां सभी महत्वपूर्ण जीवन रक्षा उपकरण संग्रहित थे। गंभीरता से, धन्यवाद, सुमी ने वास्तविक कृतज्ञता के साथ कहा। उसने राघव की ट्रेन की ओर देखा, उसकी आंखों में लालसा की एक झिलमिलाहट थी। तुम बिना रुके भाग रहे हो, उसने आह भरी।
ईमानदारी से, अगर हमें कभी मौका मिला तो मैं अपने पूरे काफिले को तुम्हारी ट्रेन में शामिल करना चाहूंगी। यहाँ बाहर जीवित रहना बस बहुत मुश्किल है। राघव चुप हो गया। उसने पहले इसके बारे में सोचा था क्या होगा अगर वह अपनी ट्रेन को बढ़ाए और अधिक जीवन रक्षा कैरिज जोड़े। सिद्धांत रूप में उसकी ट्रेन में कहीं अधिक लोग समा सकते थे। फिर सिल्वर स्टार और ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 थे, दोनों को विशाल चलते फिरते शहरों में बदल दिया गया था। क्या यही उसका मूल सपना नहीं था? सुमी के शब्दों को सुनकर राघव एक बार फिर गंभीरता से इस विचार पर विचार करने से खुद को रोक नहीं पाया। राघव के जल शोधक द्वारा दुर्लभ लेवल 1 शुद्ध पानी का उत्पादन किया जाना एक बड़ा फायदा और उसके लिए एक प्रमुख मोलभाव करने का हथियार है। उसने 6 रक्त क्रिस्टल हासिल करके एक शानदार व्यापार किया है। आपके अनुसार राघव अब आगे क्या करेगा? क्या वह सुमी के काफिले को शामिल करने के लिए इन्फिनिट ट्रेन का विस्तार करने का निर्णय लेगा?